हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है। आज इकाई 13 का हम हल करेंगे, तो शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, भारतीय विदेश नीति का आधार तो आपको पता है, इसमें भारत विश्व बंधुत्व को मानने वाला है, तो इसमें विश्व बंधुत्व आ जाएगा बच्चों। पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किसने किए थे? भारत ने किसके साथ किए थे? चीन के साथ किए थे, है ना। आगे उसमें है चीन लाओ के साथ, है ना। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता पंडित नेहरू रहे। ये भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक जो प्रभावशाली उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता थे, उनमें पंडित नेहरू जी शुमार थे बच्चों। पंचशील घोषणा कब हुई थी? 29 अप्रैल 1954 को हुई थी बच्चों, ठीक है ना। और शिमला समझौता 1972 में हुआ था, भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध के बाद की बात है बच्चों ये। चलो अगला सत्य पे देखते हैं। तो नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ बच्चों, नेल्सन मंडेला भारत के गांधी नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गांधी की तरह अहिंसा के सिद्धांत पर टिककर अफ्रीका में, खास करके दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का विरोध किया और कई बार वो जेल यात्रा भी की। बाद में रंगभेद की नीति को समाप्त करते हुए और वो अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने। भारतीय विदेश नीति के निर्माता पंडित नेहरू थे। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू भारत की विदेश नीति के बिल्कुल उनकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। पंडित नेहरू का बहुत प्रभाव विदेश नीति पर बच्चों देखने को मिलता है। ताशकंद समझौता 1976 में हुआ था। नहीं बच्चों, ये ताशकंद समझौता 1976 में नहीं हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में 65 के युद्ध भारत पाक का हुआ, उसके बाद ये समझौता हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अयूब खान उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। शिमला समझौता अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे। ये बच्चों सत्य है। शिमला समझौता के समय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। शिमला समझौता 1972 में, उसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बच्चों थे। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ। ये बच्चों सत्य, मैंने आपको बता दिया। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। भारत ने सदैव समाजवाद तथा उपनिवेशवाद पर ये बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि समाजवाद का भारत विरोधी नहीं है। पूर्णतः हमने समाजवादी को लागू नहीं किया, पर हम समाजवादी व्यवस्था को कहीं ना कहीं मानते हैं। पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र की बात पर संविधान बच्चों देखने को मिलती है। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है बच्चों, और बेलग्रेड का संबंध पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से बच्चों। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, लिख लो यहां पर, अयूब खान आ जाएंगे ताशकंद समझौते में। कारगिल समझौता भारत और पाक के मध्य हुआ था, 1999 की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय भारतीय प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मैत्री बस सेवा शुरू लाहौर ले गए थे। लाहौर बस सेवा शुरू की थी, लेकिन उसके बाद कारगिल और पाकिस्तान की जो चुनी हुई सरकार को उखाड़कर सैनिक शासक परवेज मुशर्रफ गद्दी पर विराजमान हो गए थे। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में बच्चों हुआ था। पंचशील सिद्धांत से आंसर पहले से दिया है। नेहरू और चांग एन लाई के बीच में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। भारत चीन युद्ध के रक्षा मंत्री 1962 में वी.के. कृष्ण मेनन थे। विदेश नीति किसी राष्ट्र की विदेश में किया गया संबंध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से तात्पर्य है हम किसी भी देश के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, न कि किसी युद्ध का माहौल क्रिएट करेंगे बच्चों। अब बच्चों आपके सामने आ गए दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम आपके सामने हल करके लाए हर बार की तरह, लेकिन इसमें से हमने ये सार्क संगठन हमने नहीं किया है, क्योंकि सार्क बच्चों हम पहले से आपको पिछली इकाइयों में हल करवा के आ चुके हैं। आइए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत की विदेश नीति का आधार है, समझाइए। हाँ बच्चों, हमने विदेश नीति का एक जो अपना पैमाना भारत ने खुद बना रखा है, उसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कही गई है, पंचशील सिद्धांत की बात कही गई है, क्योंकि हम शुरू से अहिंसावादी रहे हैं। हमने अपने स्वार्थ के लिए किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, किसी की जमीन हमने नहीं हथियाई है, किसी के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। ये भारतीय विदेश नीति के कुछ आधार हैं या सिद्धांत कह लेते हैं बच्चों। भारत की विदेश नीति अहिंसा के विचार का समर्थन करती है। हमारी नीति जियो और जीनो दो का पालन करती है। यही कारण है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते हैं और सभी देशों से मैत्रीपूर्ण नीति का हम समर्थन करते हैं। भारत के ने अहिंसा के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए विदेश नीति में
पंचशील और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को प्रमुखता दी है। इसी कारण हम किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। भारत के साथ बहुत सारे पड़ोसी देश छोटे, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से बड़े नहीं है, लेकिन भारत उनके साथ भी समानता का व्यवहार करता है। चाहे हमारा पड़ोसी नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मलेशिया हो, हम सभी के साथ समानता का बच्चों व्यवहार करते हैं और हम उनकी बराबर मदद भी करते हैं। सार्क सम्मेलन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। संगठन, सॉरी बच्चों, हस्तक्षेप नहीं करते, समानता के आधार पर एक दूसरे का लाभ पहुंचाना, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करना, किसी पर राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करना। हम आपको बार बार कह रहे हैं, भारत ने आज तक किसी भी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, वो बात अलग है। किसी राष्ट्र द्वारा आक्रमण करने पर हमने उसका जवाब, प्रत्युत्तर दिया है। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इस पंचशील के आवश्यक पहलू के रूप में भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर में विश्वास रखता है। दूसरा बच्चों क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया, हम आपके साथ लेके नहीं आए। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं। यहाँ उन कारकों पर चर्चा करने वाले जिससे विदेश नीति बच्चों प्रभावित होती है। पहले विदेश नीति क्या है? किसी भी दूसरे राष्ट्र के साथ, पर राष्ट्र के साथ जो हम संबंध के लिए जो नीति बनाते हैं उसको हम विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी बच्चों कहते हैं। प्रत्येक देश की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए कुछ तत्व उत्तरदायी होते हैं और इन्हीं तत्वों के आधार पर विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व बच्चों इस प्रकार से, नंबर 1 है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा कारण है। हम किस भौगोलिक परिस्थिति में जी रहे हैं, उसी प्रकार से विदेश नीति का निर्माण बच्चों करना पड़ता है। यहाँ आपके सामने केवल मैं हेडिंग लाया हूँ, समझा रहा हूँ, आप उनको पूरा कर लेंगे। दूसरी, आर्थिक स्थिरता। किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता भी भौगोलिक स्थिति का निर्माण करने में, विदेश नीति का निर्माण करने में बहुत बड़ी सहायक होती है और उसके आसपास के देशों की भी भौगोलिक स्थिरता को देखा जाता है। सैन्य बल भी एक बड़ा कारण है भौतिक विदेश नीति को प्रभावित करने में। प्राकृतिक संपदा और विचारधारा, जबकि बच्चों इसमें आपको 4 ही करना है, लेकिन हम एक 5 विचारधारा लेकर आए। विचारधारा भी किसी भी देश की विदेश नीति निर्धारण करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमने आज किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि हमारी विचारधारा है ही नहीं है हिंसा की, अहिंसावादी हैं हम इस परिकल्पना में जीते हैं कि हम तभी सुखी रह सकते हैं जब हमारा पड़ोसी भी सुखी हो। इस परिकल्पना पर जीने वाले हम लोग हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति निःशस्त्रीकरण में सहायक है। जी हाँ बच्चों, हमारी नीति प्रारंभ से ही एक परमाणु मुक्त विश्व की रही है, लेकिन विश्व में लोग नहीं मानते। परमाणु परीक्षण हुए, परमाणु हथियार इकट्ठा जखीरा बना, हमने तब भी परमाणु हथियार नष्ट करने की बात कही। विश्व में जो नीतियां बनी परमाणु खत्म करने के लिए भेदभावपूर्ण, उनका हमने विरोध किया, चाहे वो CTBT और NPT, अन्य जो नीतियां रही हैं। और हमने बहुत सारे स्वयं घोषणा की। हमने भले परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, लेकिन हम एक बहुत जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। परमाणु परीक्षण करने के बाद भी हमने स्व घोषित कर रखा है कि हम पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। जो राष्ट्र परमाणु संपन्न नहीं उनके पास हम परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे परमाणु बम बहुत ही सुरक्षित जगह हैं। ये एक भारत की निःशस्त्रीकरण के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम परमाणु जो आणविक एटॉमिक एनर्जी है उसका हम शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए बात करते हैं। भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की पहल करता था, भेदभाव मुक्त परमाणु निःशस्त्रीकरण की विचारधारा का प्रसार करता है। भारत भले ही परमाणु संपन्न देश है, फिर भी वह उसकी नीति परमाणु निःशस्त्रीकरण में सहायक है। जैसे शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल, हमने एटॉमिक एनर्जी को शांतिपूर्ण तरीके से विद्युत अन्य चीजों बनाने के लिए बात कही है, न कि हथियार और हिंसा के लिए। निःशस्त्रीकरण का क्षेत्रीय प्रयास, हमने क्षेत्र से भी प्रयास करने शुरू किए। हमें क्षेत्र से चल के निःशस्त्रीकरण करना चाहिए, लेकिन भारत का एक दुर्भाग्य है कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अब तो परमाणु बम भी बना ली हैं, आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है। चाइना की गिद्ध दृष्टि भारतीय क्षेत्रों पर लगी हुई है। ऐसे में एक भारत को परमाणु परीक्षण करना पड़े, लेकिन हमारी कहीं भी इस प्रकार की योजना नहीं थी कि इससे हम किसी को धमकाएं। तीसरा बच्चों, परमाणु शस्त्र का पहले प्रयोग ने, जो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, हमें नहीं करने की हमने घोषणा कर रखी है। जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं, उन पर हम परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी हमने घोषणा कर रखी है। और परमाणु प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा प्रतिबंध, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु जो
प्रौद्योगिकी थी वो उनके जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उसको ईरान वगैरह को बेचने का प्रयास किया। चीन ने भी पाकिस्तान को हस्तांतरित तकनीक की, लेकिन हमने इस प्रकार की कोई भी तकनीक कहीं भी हस्तांतरित नहीं की और ना ही इस प्रकार की हमने करने की किसी को छूट दे रखी है। तो बच्चों ये चौथा क्वेश्चन आपके सामने था। पांचवा क्वेश्चन है, भारत द्वारा गुट निरपेक्ष नीति अपनाए जाने के प्रमुख कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, आगामी पेपरों के लिए बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समय भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ बच्चों, उस समय विश्व में 2 प्रकार की व्यवस्थाओं का जन्म हो चुका था। यानी भारत उस समय विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत आ चुका था। एक व्यवस्था का एक ध्रुव का पोषक था अमेरिका, जो पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक था। दूसरा पोषक था सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है। सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था का पोषक था। टकराव की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में भारत जैसे नवोदित राष्ट्र जो अभी नए नए उपनिवेशवाद के से मुक्त हुए हैं, वो ऐसे समय में कैसे किसी देश के साथ मिलकर और अपने हित को खो सकता था। ऐसे इसलिए भारत ने बहुत सारी चीजों को सोच समझकर गुटनिरपेक्ष नीति का अनुपालन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 ध्रुवों में बंट चुका था। ये दोनों ध्रुव पूंजीवादी समर्थित अमेरिका और समाजवादी समर्थित सोवियत संघ थे। नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने अपने खेमों में लाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भारत द्वारा निम्नलिखित कारणों से गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया गया। पहला नीति है बच्चों, भारत किसी गुट में शामिल होकर विश्व में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का इच्छुक नहीं था, है ना। ये बहुत सिंपल सा, तो उसको समझाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, भारत किसी गुट के प्रभाव में नहीं आना चाहता था। वो अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र रहना चाहता, किसी के प्रभाव में आकर अपनी विदेश नीति, अपनी देश की नीतियों को संचालन करने का इच्छुक नहीं था। तीसरा, भारत किसी एक गुट में शामिल होकर अपने आर्थिक हितों को प्रभावित नहीं करना चाहता था। ये बहुत बड़ा कारण है कि हम किसी एक देश में शामिल होंगे तो उसके सहयोगी देश और उस देश का हमें लाभ मिलेगा, जबकि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे तो हमारे दोनों देशों के साथ बराबर संबंध रहेंगे, हम दोनों के साथ अपने आर्थिक हितों को साध सकते हैं। चौथा है, समानता पर आधारित एवं टकराव रहित विश्व व्यवस्था की स्थापना हेतु। अगर हम किसी एक गुट में शामिल होते तो कहीं ना कहीं विश्व को ये संदेश दे रहे होते कि हम उस गुट का समर्थक हैं, दूसरे गुट के विरोधी हैं, लेकिन हमने किसी भी गुट में शामिल न होकर एक समान विचारधारा वाले विश्व का हम निर्माण करने की बात कहते रहे हैं। इस तरह से अगला जो 7वां क्वेश्चन है, विकास शिखर सम्मेलन बच्चों क्या है। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ऊर्जा एवं संसाधन का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक मुद्दों पर एकमात्र शिखर सम्मेलन है जो विकासशील देशों के बीच आयोजित होता है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में संबंधित वैश्विक नेताओं और विद्वानों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना होता है। ये आपके साथ। इसके अलावा बच्चों एक जो क्वेश्चन और है, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान है। तो बच्चों अभी इस क्वेश्चन को भी हम पहले लिख के आ चुके हैं, है ना। भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत क्या है, तो उसमें ये भी आप कर लोगे। ये भी हम लिख चुके हैं पिछली इकाइयों में, है ना। भारत विदेश नीति के सिद्धांत हैं जो आप इसमें भी अब जैसे समझा के गया हूं मैं कि शांतिपूर्ण सहस्तित्व की बात करते हैं हम, किसी भी देश के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं हम, है ना, अकारण किसी पर हम आक्रमण नहीं करते हैं। ये भारत विदेश नीति के बच्चों सिद्धांत हैं। तो यह पिछली इकाइयों में हो चुका है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम भी हम पिछली इकाइयों में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, मलेशिया है ना, ये आपका अफगानिस्तान है। ये भारत के पड़ोसी देशों के नाम हैं। तो बच्चों इस तरह से आज हमने इस इकाई को पूरा किया। आप घर पे पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।